ओके गाइस, तो इससे पहले हम ओके गाइस, इससे हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सेकंड लॉ पढ़ा। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा। तो इसी चैप्टर में जो लास्ट हेडिंग है आपका वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप हेडिंग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली में न्यूटन्स के थर्ड लॉ का ये फॉर्मेट है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं। कंजर्व का मतलब है किसी चीज़ का फिक्स हो जाना, है क्या नहीं। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे आपने क्या लगा के रखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखा हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। मैंने आपसे कहा था अनबैलेंस्ड, जनरली हम जब फोर्स यूज़ कर रहे हैं वर्ड, वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स मैं जो भी बोलूँ ये आप एक ही कंसीडर करेंगे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। मैंने आपसे कहा था दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। तो एफ इक्वल टू एम ए में क्या है, एम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास होता है। एफ क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है। और ए क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है एम, आपने क्या किया हुआ है, इस पर एक फोर्स लगाया हुआ है एफ, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये आपका ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होता है तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी में चेंजेस दो तरीके से आ सकते हैं, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम कहते हैं अगर ये फोर्स बॉडी पे ना होता, अगर ये फोर्स बॉडी पे ना होता तो उस बॉडी का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहता, वो कंजर्व रहता। यही सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। अगर आप इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन देना चाहें तो मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्स होता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ जब हमने डेरिवेशन किया था उससे पहले एक स्टेटमेंट था न्यूटन्स के सेकंड लॉ का, दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में जो चेंज है, जैसे डेल्टा पी, मैंने आपसे कहा था डेल्टा टेंस फॉर डिफरेंस, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, अपॉन डेल्टा टी। ये टाइम का इंटरवल होता है, जब वो गैप होता है जिस गैप में मोमेंटम में चेंज हुआ। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। और आपने वो देखा था कि जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 1। तो अगर, तो मैंने कहा डेल्टा पी क्या कुछ ऐसे रहा होगा, जैसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। अगर फोर्स कितना कर दिया जाए, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए तो डेल्टा टी भी इधर आके जीरो, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो। सो पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। तो ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम होगा, वही ऑब्जेक्ट का क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, जीरो। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये एकदम से छोटा सा डेरिवेशन है। आप अगर चाहें, अगर ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है तो आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप बुक में देखेंगे तो उसका एक बकायदा डेरिवेशन है, अभी मैं उसी करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप शॉर्ट में डेरिवेशन करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। जो मोमेंटम पहले होगा वही बाद में होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। क्या है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, ऑब्जेक्ट और या ये सिस्टम भी हो सकता है, ऑन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। सिस्टम समझते हैं जब भी ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो, एक साथ 2 ऑब्जेक्ट हो, 3 ऑब्जेक्ट हो, तो उसे सिस्टम बोलते हैं फिजिक्स में। ऑन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम
इज ज़ीरो व्हेन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके लिए हम एक बार लीनियर मोमेंटम में यूज़ कर सकते हैं। आप केवल मोमेंटम कहेंगे तभी चलेगा, क्योंकि लीनियर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक एंगुलर मोमेंटम और होता है, इसे आप पढ़ेंगे आगे जा करके, तब वहाँ से लीनियर करने लग जाते हैं। वैसे आप मोमेंटम कह सकते हैं। दैन की टोटल लीनियर मोमेंटम of the object or system remains constant। तो मैं वही डेरिवेशन कर रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सपोज करिए हमारे पास दो मासेज हैं, एक मास है आपका ये m1, ठीक है, और ये दूसरा मास है आपका m2। ये परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है, हमने स्फेरिकल नेचर कंसिडर किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है u2। लेकिन ये कुछ इस तरह से है कि जो u1 की वैल्यू है इससे ग्रेटर देन u2। ये u1 है वो u2 से कैसा है, बड़ा है। तो आपको पता है अगर u1 u2 से बड़ा होगा तो 100% क्या होगा, इससे जाकर टकराएगा। डेरिवेशन करने के लिए हम चाहते हैं इनमें कोलिजन हो। अगर u1 u2 के बराबर रहा तो इनके बीच का जो गैप हो हमेशा बना रहेगा। u1 u2 से छोटा रहा तो u1 हमेशा पीछे चलता रहेगा, u2 आगे चलता रहेगा, तो कोलिजन नहीं होगा। तो हम क्या करें, u1 u2 से बड़ा है, जिससे इनमें आगे जाके क्या होगा, कोलिजन होगा। तो आगे जाके कोलिजन हुआ और ये सिचुएशन बन गई। ठीक है, इसका मास अभी m1 है, इसका m2 है, इसकी जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद v1 हो गई और इसकी जो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, ये v2 हो गई। ये सब कुछ कोलिजन के बाद है, सॉरी ड्यूरिंग द कोलिजन है। दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद जब टक्कर होगी, मान लीजिए ये कार है, ये एक दूसरी कार जो इसके पीछे आ रही थी, और वो कार पहली वाली क्या स्पीड में, तो ये क्या करेगी, टक्कर लगाएगी। फिर दोनों की जो कार है उनकी जो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी हो गई, मास m1 m2 है। ठीक है, वो आप कहेंगे सर एक्सीडेंट होगा, सॉरी ड्यूरिंग द कोलिजन वेलोसिटी डिफाइन नहीं करेंगे हम। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी v2। ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन वेलोसिटी क्या है ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, कोलिजन के बाद देख पाएंगे कि वेलोसिटीज़ क्या है, तो यहाँ ड्रॉ करेंगे जैसे v1 एंड v2। तो हम क्या करना चाहते हैं कि इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर दो कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में आएंगे। आप कहेंगे कि आपने कहा था कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट तब रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, है कि नहीं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मैंने वर्ड यूज़ किया था इसलिए एक्सटर्नल फोर्स। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा रहता है, उसे आप कैसे ख़त्म करेंगे। तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन ये मान के चल रहा है कि जो सरफेस एकदम से स्मूथ है, ठीक है, फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं वो जनरली स्पेशल कंडीशन में किए जाते हैं। तो सरफेस क्या आपकी एकदम से स्मूथ है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। फिर आप कहेंगे जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तब तो फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से तो ये वेलोसिटी में चेंजेज आएंगे। वेलोसिटी में भाई चेंज तो बिना फोर्स के नहीं हो सकते ना, तब तो फोर्स लगेंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इस पर जो फोर्स लगेंगे ना वो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस होंगे। ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी, ये इस पर फोर्स लगाएगी, ये क्या इंटरनल फोर्सेज हैं सिस्टम के, ये फोर्स एक्सटर्नल कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे डेफिनेटली, जो बिना फोर्स के नहीं आ सकते। लेकिन ये जो इंटरनल फोर्सेज हैं, इन इंटरनल फोर्सेस के रिजल्टेंट को हमेशा क्या माना जाता है, ज़ीरो। ठीक है, ये बात आप लोग 11वीं क्लास में जब फिजिक्स सीखेंगे वहाँ ये फिर से आप डेरिवेशन पढ़ेंगे, वहाँ आपको और डिटेल में चीज़ें समझाई जाएंगी। तो ये चेंजेस आएंगे इंटरनल फोर्स की वजह से आएंगे, और इंटरनल फोर्सेस का रिलेटेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए। ये एक सिस्टम है तो इसके इंटरनल फोर्स का रिलेटेंट कितना आता है, ज़ीरो आता है, आप भी ध्यान रखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल कि इन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में इनका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ करना।
आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नीचे लिखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये 1 वाले फोर्स ऑन 1 इसे कैसे पढ़ेंगे आप, इसे ऐसे पढ़ेंगे जैसे फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2। तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, 1 की वजह से, किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। तो फोर्स 1 को फील होगा, 2 इसे हिट करेगा तो 1 को फोर्स फील होगा, तो 1 को फोर्स फील होगा तो मोमेंटम में चेंजेस किसके आएंगे, 1 के मोमेंटम में चेंज आएंगे। तो 1 वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1u1, बाद में कितना हो गया m1v1, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी तो होता है, तो कितना चेंज हो गया मोमेंटम में, क्योंकि मोमेंट फोर्स क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो गया m1v1 माइनस m2u2 अपॉन डेल्टा टी, ये मोमेंटम में चेंज आया और ये टाइम का रेट हो गया, तो दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बॉडी 1। तो ये फोर्स किस पर रहा, 1 पर, किसकी वजह से रहा, 2 की वजह से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1। अब 2 वाले पर भी फोर्स लगेगा 1 की वजह से, तो फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पर। तो फोर्स किसे फील होगा, 2 को, किसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, 2 के, किसके मोमेंटम में चेंज आएंगे, 2 के। तो ये फोर्स होगा, दिस इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो उसका मोमेंटम क्या है, फाइनल क्या होगा, m2v2, इनिशियल क्या m1u1 सॉरी m2u2 अपॉन डेल्टा टी, नंबर 2। यहाँ डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी वो टाइम है जिस टाइम के लिए ये दोनों एक दूसरे पे क्या अप्लाई कर रहे होंगे, फोर्स। और मैंने आपसे पहले ही कहा था न्यूटन के तहत लॉ में, ये फोर्स होता है ये सेम मैथमेटिकल टाइम पे लगता है, जिस टाइम पे ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा उसी टाइम में बी ए पे फोर्स लगा रहा होगा, कोई टाइम का गैप नहीं होता इन फोर्सेस में। ओके इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स 1 लगाएगा 2 पर, उतना ही फोर्स 2 लगाएगा 1 पर। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। लेकिन 1 2 पे फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 2 1 में फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। स्टेटमेंट क्या होता है, इक्वल फोर्स होती है लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन के हम यहाँ क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन। ठीक है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो लिखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या लिखा जाएगा, m1v1 माइनस m2u2 अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू माइनस क्या m2v2 माइनस m2u2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। सो m1v1, ठीक है, मैंने शायद यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी, ये पहली वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है तो ये m1u1 होगा। ठीक है, तो दिस इज m1v1, समझ पा रहे हैं ना, ये क्या होगा, दिस इज m1 माइनस u1। तो m1v1 माइनस m1u1, दिस इज इक्वल टू माइनस का m2v2 माइनस का m2u2। सो m1v1 माइनस m1u1 माइनस का m2v2 प्लस का m2u2। ठीक है, नेगेटिव साइन से हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब u1 u2 का टर्म एक तरफ करिए, v1 v2 का टर्म एक तरफ करिए। तो अगर आप v2 के टर्म को इधर लेकर के आते हैं तो ये m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, और माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये m1u1 प्लस m2u2 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से m1u1 प्लस m2u2 क्या है, इसे चेंज करके लिखिए m1u1 प्लस m2u2 दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो देखिए m1u1 क्या है, कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, m2u2 कोलिजन से पहले दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, और ये बराबर है किसके, कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और कोलिजन के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। तो ये क्या हो गया, दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। दिस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप देखते जो कोलिजन के पहले था वही कोलिजन के बाद में है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करने का पैटर्न वही होगा जो हमने पहले फॉलो किया था। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।